व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाह, इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको बहुत वार्म वेलकम। लेजेंडरी सुपरस्टार हिंदुस्तान के दिलीप कुमार साहब इंतकाल कर गए और मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको एक्सक्लूसिवली कुछ चीज़ें बताऊंगा दिलीप कुमार साहब के हवाले से। मेरी उनकी एक तारीखी मुलाकात हुई थी मुंबई में उनके घर में आज से 8 साल पहले। वो मुलाकात क्यों हुई थी उसका भी बड़ा रीज़न इंटरेस्टिंग है। उस मुलाकात के अंदर बड़ी दिलचस्प बातें दिलीप कुमार साहब ने की मुझसे पर्सनली 1-to-1 मुलाकात के अंदर, वो भी दिलीप कुमार साहब की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब ने दिलीप कुमार साहब के मुतालिक अभी हमारे प्रोग्राम में क्या कहा है, ये सारी बातें आपको सुनाएंगे प्रोग्राम में। आगे चल के दिलीप साहब किसी एक मुल्क के फ़नकार नहीं थे। वो ऑब्वियसली पेशावर में पैदा हुए, वो बॉम्बे चले गए और उसके बाद उनको सितारा पाकिस्तान भी मिला नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो वो एटलीस्ट बरसगीर पाक व हिंद के तो थे ही। पैदाइश भी उनकी पेशावर की है, पैदाइश भी पाकिस्तान की है, सितारा इम्तियाज़ भी पाकिस्तान के हैं और वैसे वो पूरी दुनिया के हैं। तो दिलीप कुमार साहब के साथ मुलाकात मेरी क्यों हुई, किस तरह हुई, उसकी डिटेल्स, उसकी कुछ तस्वीर और इमरान खान साहब दिलीप कुमार साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा है हमारे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, आपको वो भी सुनवाऊँगा एक्सक्लूसिवली थोड़ी देर बाद। आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक एहतसाब का नारा एक दफ़ा फिर पिटा, नैब एक दफ़ा फिर जिच हुई कानूनी उसके आगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो केस था सिटी कॉम्प्लेक्स का, उसमें एहसन इकबाल साहब की ज़मानत का तफसीली फ़ैसला जारी हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब के इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। नैब पिंडी एहसन इकबाल पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा। एहसन इकबाल इंक्वायरी के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल ताउन करते रहे। वो मासूम है अभी तक के डेवलपमेंट्स के हिसाब से, ये कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। नैब एहसन इकबाल पर कोई माली फ़ायदा लेने का भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मनसूबा अवामी मुफाद का, इसकी मंजूरी तमाम फोरम्स ने दी। ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी दर कंटिन्यूटी है कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है ये ज़मीन तंग की गई है अपोजिशन के ऊपर, नैब के ज़रिए, FIA के ज़रिए, एंटी नारकोटिक्स के ज़रिए। उसके बावजूद जो है तमाम अदालती फ़ैसलों में ऑलमोस्ट ना सिर्फ अपोजिशन की ज़मानतें होती चली आई हैं बल्कि अदालत ने बढ़ चढ़ के हुकूमत की भी मुबैना इंटरफेरेंस, हुकूमत की भी मुबैना विक्टिमाइजेशन और नैब की भी मुबैना नाअहलियत को और अपने इख्तियारात के तजावुज़ के ऊपर जो है कड़ी तनकीद की है और ये करंट फ़ैसला भी उसकी एक निशानी है। इसके अलावा कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, व्यूअर्स आप जानते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब आजकल जो स्पीचेस कर रहे हैं वो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि शायद उनको समझ नहीं आ रही या समझ आ रही होंगी, पूछ लेंगे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे कि गुस्सा किस पे निकाला जाए। एक तरफ वो तीर चलाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, दूसरी तरफ उन्होंने तीर कमान उठाई हुई है मरीम नवाज साहिबा के ऊपर। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर हुकूमत पर तनकीद करना तो समझ में आता है, ये अपोजिशन पर तनकीद क्यों कर रही है ये समझ नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी अपनी ही अपोजिशन को वीक क्यों करी ये भी समझ नहीं आ रहा। इन दोनों मामलात पर और वंस अगेन दिलीप कुमार साहब के हवाले से उनके साथ जो मेरी मुलाकात हुई वो, और इमरान खान साहब ने हमारे इस प्रोग्राम के फ़ौरन दिलीप साहब के मुतालिक क्या कहा वो मैं आपको प्रोग्राम में आज का मौजूद ख़ास रहेंगे। अली नवाज अवान साहब, मलिक अहमद खान साहब, शमीला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर सर। मलिक साहब, ये ज़रा बिलावल भुट्टो साहब का क्लिप सुने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी आपकी जान नहीं छोड़ रहे। सुनवाएं जी। 25 जुलाई को आप आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, बड़ी गाला की तरफ हम मोड़ेंगे, वहां से भी हम कठपुतलियों को भगाएंगे। हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते, हम मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार है। हम अपने इस हर मुखालिफ के पास पहुंचे, हम तो जेल तक पहुंचे, हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब को तो निकालेंगे वो बनी गाला से, लेकिन वो कह रहे हैं जो आर पार वाले उनका तो बड़े बुरा हाल है। मलिक साहब प्लीज डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितनी ऑनेस्टी से बिलावल भुट्टो ने आप लोगों की धज्जियां उड़ाई हैं काफ़ी दिनों और हफ्तों से,
मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए, या तो वो सही कह रहे हैं या फिर ये गोल गोल बात ना कीजिएगा, ये इस तरह नहीं है, इफ नहीं और बट्स नहीं है। खुल के बताएं सर, मामला क्या, आपने कौन सा इनके साथ किया क्या है जो इतना ये खफा हो गए आपके ऊपर? नहीं देखिए कामरान साहब, आर और पार के मामले को तो बिलावल साहब की पार्टी ने खुद सैबोटैज किया, अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछते हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी इस सिस्टम मलिक का साहब, हिस्सा हाँ, रहना कैसे? चाहती है और पीपल्स, देखिए ना, पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम का हिस्सा रहना चाहती है तो पीपल्स पार्टी फिर ये अपना हक जो है कि वो ये कहें कि ये इंतखाबात मुनसिफाना नहीं थे, ये वज़ीर आज़म सिलेक्टेड हैं, इस सिस्टम पे हमारा एतराज़ है, फिर अपने उस मौक़िफ़ की भी फिर कोई उनको सब्सटेंशिएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो सिस्टम का हिस्सा भी रहते हैं। हमने तो ऑफ़र किया था क्योंकि ये निज़ाम हम समझते हैं कि एक बिल्कुल हाइब्रिड निज़ाम है। इसमें हम समझते हैं कि ये इस्तीफ़े देना एक बड़ा अप्रोप्रिएट अमल था पीपल्स पार्टी का, इससे मुख्तलिफ मौक़िफ़ था। तो आर और पार का तो ये मामला इस तरह से पीपल्स पार्टी की इस पोजीशन से कि उन्होंने नहीं, कहा कि मामला मैं है क्या सर, मतलब और वही पीपल्स पार्टी आपकी जान क्यों नहीं छोड़ रही है, निश्चित क्यों चला रही है बार बार? नहीं देखिए कामरान साहब, ये अब क्योंकि बिलावल साहब अभी एक इलेक्शन मोड में हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ उनकी एक मुखासमत है, एक तारीख़ है 30-35 साल की, एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होने की। वो अपने वोटर के पास गए हुए हैं, वो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बात करेंगे और उनका ये मौक़िफ़ कि वो आर या पार वाली बात से, तो उसका जो मैंने आपसे कहा उसकी वजह यही बनती है कि हमारा जो पोजीशन, ठीक है जी, इसका मतलब ये बड़ा ज़रूरी है कि एक दूसरे की दुश्मन तराजी जब तक नहीं करेगी पीपल्स पार्टी और नून लीग, तब तक आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। समझ आ गया मुझे। अली भाई, आपके पास मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तो इनका मसला हल करो। शमीला फारूकी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं कि आप ऑपोजिशन को वीक कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ऑपोजिशन को वीक कर रहे हैं। आप इससे पहले तो शेर व शक्कर हुए, हम नवाला हम प्याला हुए पीडीएम के अंदर, अब आप ऐसा एक दूसरे के खिलाफ हुए कि हर जलसे के अंदर जहां इमरान खान साहब पे 4 बातें, वहां 3 बातें मरियम नवाज साहिबा, शहबाज और पीएमएलएन, इनके ऊपर भी की जाती है। आप वीक कर रहे हैं और पीएमएलएन की इस मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को वीक करके। शुक्रिया कामरान साहब। मेरे ख्याल है अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ये नज़र आएगा कि इस हुकूमत को, इस नाअहल हुकूमत को कौन तक़वियत दे रहा है। पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत अहम फ़ैसला था और एक बहुत अहम कदम था जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया गया। ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी थी जिसमें हम पीएमएलएन को भी साथ लेकर आए, जो हमारे सदियों से, आप 30-35 साल, मैं तो कहूँगी सदियों से हमारे मुखालफीन रहे हैं। हमने सबको बुला के हमने कहा कि जी इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा पाना है तो आप भी साथ हैं। हम बैठे साथ, हम नेवाला हुए, हम नवा हुए, सब कुछ हुए। और पहले भी जब बात आई इस्तीफ़ों की तो पीपल्स पार्टी ने ही मुस्लिम नून को और दीगर जमातों को कायल किया कि आप बाई इलेक्शंस लड़ें, ज़मीनी इंतखाबात लड़ें और सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ें। और वो फ़ैसला जो है वो सही साबित हुआ और वो हमारे फ़ायदे में गया और हुकूमत के नुकसान में गया। लेकिन अचानक से क्या मंतक हुई, क्या इनकी डील हुई, क्या आपस में गठजोड़ हुई कि इन्होंने अचानक से लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से नत्थी कर दिया। चलें, और उसको बहाना बना के इन्होंने जनाब एक शो कॉज नोटिस भी इशू किया और फिर आपने देखा कि जो इनके बयानात आए। मेरा सवाल ये है इनसे कि चलें, पीपल्स पार्टी तो नहीं मानती कि ये मौजू वक्त है इस्तीफ़े देने का। अब पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर भी नहीं रही। व्हाट इज स्टॉपिंग पीएमएलएन कि वो अपने रेजिग्नेशन दें? आप इस्तीफ़े दें, पंजाब असेंबली से भी दें, आप इस्तीफे दें नेशनल असेंबली से भी, घर बैठ जाएं। शमीला साहब देखिए, इस्तीफे तो आप भी नहीं दे रहे थे और अगर आपने नहीं दिए तो इन्होंने नहीं दिए। मैं ये कह रहा हूँ आप अपोजिशन को वीक क्यों कर रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम थी, आप सिर्फ गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इनकी प्रॉब्लम थी कि आपके बगैर इस्तीफा देना नहीं चाह रहे थे। अब आप उनको वीक क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कामरान साहब, क्यों नहीं हमारे बगैर क्यों नहीं इस्तीफा देना चाह रहे? अब जब हम पीडीएम में रहे नहीं हैं, जो बाकी जमातें हैं जिसमें पीएमएलएन है ना इस वक्त असेंबलियों के अंदर, इस्तीफा दे दें शमीला और इस हुकूमत को गिरा दें। आप हुकूमत को गिरा दें, आप जानती है उसकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं होगी। हाँ, ये आपका पॉइंट है कि पंजाब की गवर्नमेंट गिरा सकती है, पीएमएलएन, ये आपका पॉइंट सही है। देखिए पंजाब की देखें, और पंजाब की गवर्नमेंट अगर गिर गई, और हमने तो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इनसे कहा था कि हमजा शहबाज को बना दें वजीर आला पंजाब का, हम आपका साथ देंगे।
वहां से शुरू करते हैं। ये नहीं थे तैयार, क्यों नहीं थे तैयार? इनसे पूछें। ये गिरा देना बोझदार की हुकूमत, तो इमरान खान साहब की कमर तो टूट जाएगी। क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को भूल जाएं फॉर अ मोमेंट। इस्तीफे देने ना, झगड़ा अगले मरले में ना देने। अली नवाज अमान साहब, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि पहला साल आपको ये छूट मिल गई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ट्रेनिंग की कोई नहीं, ट्रेनिंग ऑन जॉब की आके। अगला साल आपको ये छूट मिल गई, कोरोना आ गया। तीसरा साल आपको ये छूट मिल गई कि अपोजिशन बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई, बदतरीन तरीके से। मतलब आज भी मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं कि ये दोनों पार्टी जो कभी इकट्ठे आपको निकाल रही थी हुकूमत से बाहर, आज टूटी हुई है, एक दूसरे के ऊपर दुश्मन तराजी हो रही है सियासी भरपूर। लेकिन सर अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि रूल ऑफ लॉ को बेहतर करें। अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि ये इस तरह के एलिजिडली फोके मुकदमे बना के तो ऑपोजिशन को आप जो है वो ब्लेम गेम करें, जिससे अब आपका आज क्या इमेज गया होगा। इस पर नैब पे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने एहसन इकबाल के खिलाफ कंपेन चलाई हुई थी एक ऐसे मुकदमे में जिसका जब तफसीली फैसला आया तो कानून कह रहा है कि वो मासूम है। सर थैंक यू कामरा भाई। शो तो मेरा ख्याल है, मैं क्या बात करूं इसके अंदर, आप दोनों आज जो हुआ है, मेरा तो ये ख्याल है, एक कहते हैं कि वो सहूलतकार है, दूसरा कहता है आप सहूलतकार हैं। शुरू होता है वो रोडों पे घसीटने से, पेट फाड़ने से, ख़त्म होता है पाँव पड़ने से। तो मैं तो इस पर क्या डिस्कस करूँ, ये तो इन दोनों का इंटरनल मामला है, इंटरनल की अपनी लीडरशिप रिफ्ट्स हैं जो बाहर आ रही हैं। कभी भी ये हम तो कहते थे नाबालिग सियासतदान हैं, इनके हाथ में पार्टियां दे दी गई हैं और ये इसी तरह का काम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि एक मैच्योर अपोजिशन हो। हाँ, अच्छी बात जो अपोजिशन का रोल है डेमोक्रेसी के अंदर कि वो गवर्नमेंट को हील्स पे रखती है, बहुत अच्छी बात। जिस तरह हमने रखा था, हमने कहा हमने इस्तीफे देने, हम 34 लोग तो हमने दे दिए इस्तीफे। हम उन लोगों में से नहीं है, हमारी पार्टी उन लोगों नजरिए की पार्टी थी। पर ये दोनों पार्टियां वो हैं जो इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। वो एक दूसरे पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भी चीजें वो दोनों आपस को बता सकते हैं। फिर अली भाई मेरा सवाल ये है कि ये तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है सियासी तौर पे, आप कब डिलीवर करना शुरू करेंगे? और नैब का ये जो डिटेल फैसला है नैब के उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस्ताद मोहतरम मैं उसी पे आ रहा था सर, उस्ताद मोहतरम उसी पे आ रहा था। मैं ये कह रहा था आप अच्छा मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि आज तो मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता, आप इस्लामाबाद आए हुए तो ज्यादातर तो हम बात कर ही नहीं सकते। तो बात ये है कि आपने कहा कि पहला साल आपको फारिग मिल गया कि आपको छूट मिल गई। आपने मुझे नहीं कहना, इनको कहना यार, मुझे कब से दुश्मन बना लिया आपने अपना भाई। इनको कहे खुल के कहे, चाहे इस्लामाबाद हो या लाहौर हो। तो सर क्यों मैं भाईजान मैं इनको तो कहे ना, ऑपोजिशन को तो कहे जो कहना है भाईजान। मैं मुझे नहीं, इनको आपको नहीं कह सकता, मैं गुनाह कर ही नहीं सकता। इनको कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो भाई हूं आपका। हाँ जी आगे चलें। नहीं ये भी भाई हैं, ये भी भाई। अच्छा सुने, हमने क्या किया, पहला साल फाइनेंशियल टर्मोइल, तीसरे साल में आपके रिजल्ट सामने आ गए, मुश्किल डिसीजंस लिए, बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा सारी जगह से, सारी ऑपोजिशन से। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया कह रही है, फॉर्ब्स कह रहा है, केपीएमजी कह रहा है, दुनिया के इकोनॉमिस्ट जरीदे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो रिवाइवल किया है इकोनॉमी का वो दुनिया में बेहतरीन चौथे नंबर पे आता है। उसके बाद कोविड आया, फिर दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है जो कोविड के बाद जितनी जल्दी नॉर्मलेसी की तरफ आया है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पे आ जाए, जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनाई गई है, नो मोर के बाद एब्सोल्युटली नॉट, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे बाद ये चीजें हुई हैं। उसके बाद आप आ जाए कि आज जिस तरह नाराज लोगों को मनाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिस तरह बलूचिस्तान को ओन किया जा रहा है, जिस तरह पूरी तरह दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे उनको अपनाया जा रहा है कि आज पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्रीज बूम कर रही हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट है, चाहे वो इंपोर्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर जिस पे बहुत ज्यादा हमें क्रिटिसाइज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1100 अरब रुपया हमारा रूरल सेक्टर के अंदर गया है। अगर रिमिटेंसेस देखें आपकी 30 अरब डॉलर के ऊपर चली जाए तो माशाल्लाह हमने तो तीसरे साल में आके रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं। और दुनिया जिस वक्त देखें, तो आपको लगता है अगले 10 साल आप इक़्तिदार में रहेंगे, अगला इलेक्शन में आप जीत रहे हैं, आपको ये लग रहा है? ये और बात है ज़मीनी इंतखाब सारे आपने हारे, लेकिन आपको लगता है कश्मीर का इलेक्शन है। कामरान भाई आपके सामने कश्मीर का इलेक्शन है, 2/3 मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं कश्मीर में, 2/3 मेजॉरिटी कश्मीर में। होए माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी मलिक साहब, भावें तुसी जिन्हें मुकदमे जीत लवो नैब के खिलाफ ते गवर्नमेंट के खिलाफ, 2/3 मेजॉरिटी कश्मीर में
और प्राइम मिनिस्टर पर उम्मीद है कि अगले 10 साल भी वो कहीं नहीं जा रहे। तो ये जो इन्होंने बातें गिनवाई हैं इनमें से 80% बातें तो हैं इस तरह, फॉरेन रेमिटेंस, ये सब कुछ तो हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठी है मेरे दोस्त, आप आपस में लड़ रहे हैं और इमरान खान साहब, अली नवाज अमान साहब जो है उनकी पार्टी जो उससे फ़ायदा उठा के अगले 10 साल की पावर की बिसात बिछा रही है। मेरे भाई पाँव से ज़मीन निकाल देगी आपके अभी कश्मीर के इलेक्शन में। अच्छा कामरान साहब, मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ एक नुक्ते पे बात करने के बाद बड़ा ब्रीफली, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज अभी आपने एहसन इकबाल साहब के एक मुकदमे की बात की कि उनके ज़मानत के तफसीली फ़ैसले में, तो हमारा ये 3 साल से एक मुसलसल मौक़िफ़ रहा है और बड़ी उसको हमने एक बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन से आपके प्रोग्राम्स में मैंने भी बेशुमार दफ़ा आपसे मौका लिया इस पर बात करने का कि नैब के इदारे को जो भी जुडिशल प्रोनाउंसमेंट आ रही है उसकी नतीजे में एक बात साबित होती है कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी वो प्रोसिक्यूशन नहीं थी, परसिक्यूशन थी सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़। और यहाँ तक कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ यानी उनकी आज़ादी को नहीं छीना जाएगा, उस तक को छीना गया। और ये भी परवाह न की गई कि वो अरकान जो हैं कौमी असम्बली के हैं, सेनेट के हैं या सूबाई के हैं, उनको उनकी हक़ नुमाइंदगी से भी महरूम किया गया। इवन कि उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स तक के ऊपर भी हुकूमत का बड़ा एतराज़ रहता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एविडेंट हैं इस बात की कि इस सिस्टम के अंदर किस सर वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सितारे इनकी तरफ चल रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो अगले 10 साल की बिसात बिछा रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर में 2/3 लेके दिखाएंगे। इस पे आ जाए जरा आप। सर आपके तीन पहलू हैं ना, तो उस पर दूसरी जो बात है कि जो अली अभी मईशत की बात कर रहे थे और फिर सियासत की बात भी है। अच्छा, मईशत में हमें बुनियादी मसला ये है कि जब भी आप IMF के पैकेज में होते हैं, पिछले 22 दफ़ा हमारी अरेंजमेंट और 18 दफ़ा अवेल्ड अरेंजमेंट, हमेशा पहले 3 साल आप स्टेबिलिटी, कोई भी गवर्नमेंट है वो, चाहे आज इनकी हुकूमत है, उससे पहले मुस्लिम लीग की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, उससे पहले जनरल मुशर्रफ के टाइम में जब हम गए थे, उससे पहले आप यू नेम इट एंड यू काउंट इट, पहले 3 साल स्टेबिलिटी के और फिर आखिरी 2 सालों के अंदर आप अपने ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। यही 2 जरिए ग्रोथ में आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, आपने ऑटोमोबाइल में कहा कि हम इसमें ज़्यादा वो करते हैं, बैंक्स को आपने ऐड किया, आपने कहा कि हाउसिंग में करते हैं, उसमें भी बैंक्स को आपने ऐड किया। तो ये आपकी पूरी फ़िलॉसफी डेट बेस्ड, पूरी रीजनिंग के साथ कि हम कर्जा नहीं लेंगे, फ़लाँ नहीं करेंगे, ये एक लंबी बहस है, इतने मुख्तसर वक्त में हो नहीं सकता। लेकिन मलिक साहब, कर्जा तो इस मुल्क में 1960 से हर हुकूमत ले रही है और इलेक्शन जीत रही है, बात कर्जे से बढ़ के है। हाँ जी, मैं सिर्फ जानना ही चाह रहा हूँ, अगर आप मैं ये मामला इस तरह से नहीं है कि एक बहुत, ये मामला इस तरह से नहीं है कि बहुत कोई एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन डेवलप हो गई है इकोनॉमी की और वो एक बहुत बड़े बूस्ट पे चली गई, इस तरह की बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल बेनिफिट आवाम के लिए इनफ नहीं है कि ये नेक्स्ट इलेक्शन या कश्मीर का इलेक्शन जीते। दैट्स व्हाट योर टेक इज। ठीक है, एब्सोल्युटली, ये सर आपका पॉइंट आ गया। शमीला फारूकी साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जी मलिक साहब कंप्लीट कर लें। जी मलिक साहब। अच्छा मैंने कहा पॉलिटिकली अब अली का ये दावा है कि हम कश्मीर का इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, हमारी बड़ी आपने कहा अगले 5 साल की मनसूबाबंदी। तो ये जी देखें, ये जब आप वफाकी हुकूमत में बैठ के इस तरह के दावे आपने बेशुमार दफ़ा किए हैं और इसी तरह से खुदा के लहजे में बात करने की हुक्मरानों को प्रॉब्लम होती है। अली भी कर रहे हैं, हर्ज कोई नहीं, बड़ा दावा है, इनको अपना करते रहें। वो लहजे में बात नहीं कर रहे खुदा के, वो हंस रहे हैं इस गुफ्तगू पे। तो मैं क्या कहूँ इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? शाह का मुसाहिब भी बनना है, इसके बाद मेरा ख्याल से बातें तो होंगी। आप डिलीवर करके दिखाएं सिर्फ मलिक साहब इस इलेक्शन में। शमीला साहिबा, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भुट्टो साहब के बाद एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है। अली भाई अब ना हंसेगा, मैं इमरान खान साहब की तारीफ कर रहा हूँ। मुझे पता है आपने कहना कि मैं ना किया करूँ तारीफ, लेकिन भाई मेरा भी हक है उन पे, हम भी, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो मुझे करने दीजिएगा। जरा सीरियस होकर सुनना, आपने हंसना नहीं आगे से। हाँ जी, तो शमीला साहब मैं ये कहता कि भुट्टो साहब के बाद अगर कोई लीडर आया है जिसने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से कहा है कि जनाब नो मोर, उन्होंने अमेरिका से कहा नो अड्डे, एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने जो वो कहते आ रहे थे 18 साल से कि अमेरिका एक जंग हारेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आज वो हुआ इंटरनेशनल फ्रंट पे।
तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ गैरत को जगाया आवाम की और उसकी गैरत के ऊपर पूरा उतरे, दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब की पॉलिसियों को उन्होंने बताया कितनी गलत थी और वो कितना सही साबित हुए। पॉपुलर तरीन लीडर है इस वक्त के नहीं है वो फॉरेन अफेयर्स में भुट्टो साहब के बाद। सवाल मेरा ये है कामरान साहब, टेलीविज़न चैनल्स पे बैठ के ये कह देना कि जी हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है और अमेरिका को हम कोई बेस नहीं देंगे, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं ना, जब आप फ़ैसला करने जाते हैं तो मामलात बहुत होते हैं। अब इफ़ यू आर प्लेइंग टू द गैलरीज़ और लोगों को एक रेटोरिक अगर आपने देना, जो उनकी आदत है इमरान खान साहब की, और माशाल्लाह ये यू टर्न के बड़े मास्टर हैं, हर चीज़ में यू टर्न लेते हैं। असल हकीकत जो है वो ये है कि जब मामलात इस नहज पे आएंगे, अभी तो जो बाइडन साहब बात ही नहीं कर रहे ना इमरान खान साहब से, अभी तक रब्ता ही नहीं हुआ है। जब होगा एक टेलीफोन कॉल आएगी तो फिर आप देखिएगा कि क्या क्या नहीं ये दे देंगे उनको। हमने भी शमसी एयरबेस लिया था सलाला अटैक के बाद, और अमली तौर पे हुआ था ये मामला, आपके सामने है। और बात ये होती है कि अमली तौर पे आप क्या करने जा रहे हैं। ये टेलीविज़न पे बैठ के इंटरव्यू देना बहुत आसान है और खान साहब तो इसमें माहिर हैं क्योंकि ही प्लेस टू द गैलरीज। दूसरी अहम चीज़ ये है शमीला साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है जब तालिबान ने सवात में होल्ड किया हुआ था, मुझे पता है मेरे प्रोग्राम में आती रही हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है वहाँ पे अफगानिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेडिक्ट कर दिया कि तालिबान शायद टेक ओवर कर जाए या जीत जाए, और ना जीते सिविल वॉर होगी। बट इन आइदर केसेस अगर तालिबान वहाँ जीत जाते हैं, लेट सपोज, तो आप जो प्राइम मिनिस्टर को पहले तालिबान खान कहते रहे, फिर तो ये आज गोल्डन मौका है कि आप ये कहते रहे कि तालिबान के ऊपर इमरान खान साहब का इन्फ्लुएंस है, तो आज वही इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान की गवर्नमेंट या उनका इन्फ्लुएंस कायम हो जाए, इधर इमरान खान साहब हो, तो ये तो आइडियल सिचुएशन होगी। मतलब ये तो आप माने इस बात को, इमरान खान के हक में आ गई तारीख अफगानिस्तान की। कामरान साहब अल्लाह खैर करे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई भी मामलात बिगड़ते हैं, जो कि बिगड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली, तो पाकिस्तान के अंदर भी मामलात बिगड़ेंगे। जो इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ आएगा या जो भी इस खत्ते के अंदर जो इशूज़ होंगे, अभी भी उनके जो वज़रा हैं वो हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत की तो खैर कोई पॉलिसी नहीं। अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के देखें तो आपको पता होगा कि खारजा पॉलिसी चला कौन रहा है। इमरान खान साहब तो नहीं चला रहे, वो तो बहुत अहम मीटिंग के अंदर उनकी कुर्सी खाली थी, वो तो मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन असल मामला ये है कि मुल्क के हालात क्या हैं। अभी इन्होंने कहा जी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको मालूम है कि इन्होंने जीडीपी पे झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, फिर इन्होंने 600 अरब रुपए के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई। जब से बजट आया है 3 बार पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, एलपीजी की प्राइसेस 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा बढ़ चुकी हैं। उसके अलावा पाकिस्तान जो एक एग्रेरियन मुल्क है, जो खुद कफील था गंदम में, चीनी में, पिछले 3 साल से ऐसा बेड़ा गर्क इस मुल्क का हुआ है, और ऐसा बेड़ा गर्क जो है ज़रात का हुआ है कि पाकिस्तान ने सिर्फ पिछले 11 महीने के अंदर 103 खरब रुपए की खाने पीने की अशिया जो है वो इंपोर्ट करी हैं, जिसके अंदर चीनी है, जिसमें गंदम है, जिसमें पाम ऑयल है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। उस ज़माने में था, आज से 30-35 साल पहले, जब पाकिस्तान डेवलप हो रहा था। उसके बाद से पाकिस्तान खुद कफील था। ज़रात का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। हर शोबा उठा के देख लें, हर शोबा से सक रहा है। ये रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, वो तो कोविड की वजह से आ रहे हैं, मामला ये लेके जा रहा हूँ आगे अली नवाज ऐवान साहब की तरफ। आपका अपना एक आर्गुमेंट है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप दोनों की बातें सुनने के बाद, अली नवाज ऐवान साहब, प्राइम मिनिस्टर बावसाक ज़राए ने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये देख रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो चाह रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा, वो ये देख रहे हैं कि तालिबान का जो राइज है वो 1996 वाला राइज है, जहां उन्होंने पीछे मुड़ के देखना नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रहा था इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान का, वो भी नहीं रहेगा अगर तालिबान पूरी तरह होल्ड कर लेते हैं अफगानिस्तान पे। तो आज आपके ख्याल में हमारी नीड क्या है? तालिबान के साथ ताल्लुकात का आउटफॉल पॉजिटिव वो क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि पॉजिटिव बहुत से लिबरल्स के लिए इस मुल्क में वो भी ठीक नहीं है। बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़ा जब तालिबान का आउटफॉल यहाँ पे हुआ। राइट विंग पार्टीज के लिए पॉजिटिव था वो फॉल आउट, लेफ्ट विंग के लिए वो उसके खिलाफ था डेमोक्रेसी के। तो सर आप देखते किस तरह ये बड़ा गंभीर मसला है और उसमें ऑपोजिशन को आपने साथ नहीं लिया, कुर्सी खाली थी। जी कामरान भाई शुक्रिया। आप जब बात कर रहे थे मैं नहीं हंसा, पर मैंने ये देखा जो शर्मिला बात कर रही थी आप लाजमी हंस रहे थे। उनकी बातें थी ऐसी हंसने वाली। मैं एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक बात क्या, फॉरेन पॉलिसी को इतना मजाक बात तो है नहीं है। और भुट्टो साहब से ज्यादा गैलरी कोई प्ले नहीं करता था।
अगर आप भुट्टो साहब को पढ़ लें तो भुट्टो साहब से ज्यादा गैलरी आज तक किसी ने प्ले नहीं की, जितने भी पाकिस्तान में लीडर्स आए हैं। अगर कहते तो मैं वो गिनवा दूंगा कैसे कैसे उन्होंने कम्युनिज्म देख के और रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, वो भी बता दूंगा। उन पर जब इल्जाम लगे थे तो उनमें जलसे में क्या कहा था, तो गैलरी उनको प्ले करनी आती थी, कपड़े फाड़ने, माइक गिराने, सारा करना आता था। चलो वो आगे चले जाते हैं, उसमें खैर शायद शर्मिला को चीजें याद नहीं होगी। फॉरेन पॉलिसी बहुत मेन सब्जेक्ट है। एटमी ताकत बनाने वाले भुट्टो साहब थे। अच्छा, आज जो आप आंखों में आंखें डाल के दुनिया से बात कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम अली साहब, वो इसलिए क्योंकि आज आप एक एटमी ताकत भाई हैं। मेरी बात तो सुन और उसके बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। मैं आपकी बात में नहीं बात कर रहा था शर्मिला, उन्होंने आपकी बड़ा बात बड़े सुकून जबरदस्त सुनी थी काम अली किया साहब ने। भुट्टो बंद साहब साहब, आपका टाइम आएगा अभी दोबारा। नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ मैं उनकी कह रहा हूँ बातें। बहुत अच्छे काम किए सुन भुट्टो रही यार, साहब आप ने। मौजूदा भुट्टो साहब की रूह को छोड़ दें, उनको फांसी लग गई, मेहरबानी, उनकी मेहरबानी। बेचारों की जान ले ली गई, जी, मैं तो अदालती ये करूं, फैसले मैं तो छोड़ कोई दें। बात नहीं करना आगे चाह आज रहा आ जाए, था, मैं उन्होंने आज का चैलेंज अली भाई, आज का चैलेंज। उस्ताद मोहतरम, आप इन्होंने गैलरी की बात की तो मैंने जवाब देना तो जरूरी समझा। फिर फॉरेन पॉलिसी की हमने बड़ी सही बात की है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी का बताऊं कैसे पता चलता था, विकीलीक्स के थ्रू। यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, गे अपने एम्बेसडर, ऊपर बात नहीं कर रहा, जो बाइडेन तो प्रेसिडेंट है ना, अमेरिकन एम्बेसडर के पास गए और उन्होंने कहा कि आप ऊपर ऊपर से तनकीद कर रहे हैं और आप तनकीद करते हैं हमारी ड्रोन अटैक्स पे और अंदर आप खुद कह रहे हैं अटैक करें। उन्होंने कहा ऊपर ऊपर से हम तनकीद करते रहेंगे और आपने ड्रोन अटैक जारी रखने, सोवरेंटी की, डिग्निटी की बात थी। पीपल्स पार्टी के दौर में 350 ड्रोन अटैक होता है पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में। शर्म का उन्होंने सलाला की बात की, हमने एयरबेस खाली के सलाला के बाद ड्रोन अटैक रुक गए थे। इनको बताएं एबटाबाद के बाद क्या हुआ था। इन्होंने तो पाकिस्तान को गुलाम बना के रखा हुआ था। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात की, बड़ा इनको 3 साल बुरे लगे। मैं आपको बता दें 140 रुपए पे शुगर गई थी इनके टाइम के ऊपर, 140 के ऊपर, पेट्रोल 150 के ऊपर, 2.33 रुपए यूनिट से 9.33 पे ये लोग लेके आए थे। 60 रुपए पे डॉलर था, 98 पे छोड़ के गए थे। 10% पे करप्शन थी, 100% पे छोड़ के गए थे। फिर आगे चलते इन्होंने कहा कि कोई इतने खास फिगर्स तो नहीं आए। अहमद ने बात की 25.3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, रिकॉर्ड हाईएस्ट 70 साल की एक्सपोर्ट है इस वक्त। 6 अरब डॉलर की आपकी गुड्स की एक्सपोर्ट है, 31 बिलियन डॉलर्स की। पाकिस्तान की इससे ज्यादा आज तक नहीं हो सकती। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की, सर आपका पॉइंट आ गया। मैंने सर आपसे पूछा था अफगानिस्तान का चैलेंज कितना बड़ा है ग्रोथ विद द राइज ऑफ तालिबान और अ सिविल वॉर इन अफगानिस्तान, ये सवाल था मेरा। लेकिन बहरहाल आपने जवाब तो वही देना है मेरे दोस्त जो आपने देना है। मैं एक ब्रेक लेने के बाद दोबारा को याद करूँ व्यूअर्स के दिलीप कुमार साहब के साथ मुलाकात और इमरान खान साहब ने उनके मुतालिक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे क्या कहा है वो सुनाएंगे ब्रेक के बाद। मलिक साहब, वैसे आप बड़े लकी हैं। वैसे तो आप शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आप लोगों का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तालिबान के साथ, लेकिन आप लकी इस हवाले से कि आपने 9/11 के बाद वो सिचुएशन फेस नहीं की जो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, हमारे जवानों ने, आम शहरियों ने फेस किया। आप हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, आपकी हुकूमत जा चुकी थी जो तालिबान के हवाले से वहाँ पर आई या उससे पहले तालिबान के राइज के हवाले से आई बेनज़ीर साहबा के दौर में। तो आज की रियलिटीज़ में आपके नज़दीक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अगर वहाँ खुदा ना खास्ता सिविल वॉर हो जाए बिटवीन इंडियन स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स एंड तालिबान इन अफगानिस्तान? कामरान साहब, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये कोई आसान फैसला नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए बिलखसूस, और बाकी दुनिया के भी पर भी इसके असरात होंगे। अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं कि जो कंट्रोल है तालिबान का और वो मुसल्ला कंट्रोल है, वो इलाकों को मफ्तू कर रहे हैं, डायलॉग नहीं कर रहे। एक स्टेज थी इसकी जो डायलॉग की थी, कतर जो भी अरेंजमेंट हुआ, कतर में मुज़ाकरात हुए, अगर ये सियासी हल निकलता और बैलेट के ज़रिए निकलता तो बड़ी मुनासिब बात थी, लोगों के लिए आसानी होती। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा सर उधर बैलेट, एक मिलिटेंट उसका बिल्कुल। तो अभी जो उधर बुलेट्स नजर आ रही हैं सिर्फ। आज हमारे मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, वेस्टर्न मीडिया में बिलखसूस रिपोर्ट हो रहा है कि तालिबान का फोकस जो है वो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ ज़्यादा है और वहाँ की चौकियों पर कंट्रोल लेने की वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने कुछ खबरें ऐसी भी देखी बिल्कुल ठीक है सर के अंदर पाकिस्तानी जी नहीं, कंसर्न्स ये हैं कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है
इस दफ़ा हमारे पास अभी नहीं, हमारे बाजोड़ अपने में क्या लोग खबरें देखी परेशान आपने? हैं सॉरी कि आप खुदा कंप्लीट न करें ना, खास्ता बाजोड़ में क्या देखा आपने? अब हमारे केपी के मिनिस्टर के हवाले से आज जो उनके सूबाई वज़ीर हैं उनकी एक ख़बर ये थी कि जो पिछली दफ़ा का मामला था जब तालिबान का कंट्रोल आया और वो लोग जो तालिबान के सामने खड़े थे, फिर उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई वो बड़ी अनबेरेबल थी और उनकी ये फीलिंग्स जो थी वो बड़ी सब्सटेंशिएटेड फीलिंग है। लोगों के घर बर्बाद बिल्कुल ठीक हुए, मलिक लोगों साहब, ये की आपका पॉइंट आ गया। शमीरा साहबा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं 96 जैसा राइज है तालिबान का। व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट राइट नाउ? देखिए, अल्लाह खैर करे, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इज़ गोइंग टू बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स तो फिर पाकिस्तान के साथ जो होगा उसके ऊपर हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि एज़ यूजुअल इनके पास ना कोई खारजा पॉलिसी है ना इनको मालूम है, और ही इज़ प्रो तालिबान, ये तो शुरू से हमें मालूम है। अभी वो कहते हैं ये जंग हमारी नहीं है, ये फला नहीं है, लेकिन जिसने ये जंग शुरू करी और जिसने इस जंग का साथ दिया जनरल मुशर्रफ ने, उनके तो ये पोलिंग एजेंट बने बैठे रहते थे। लेकिन आपने देखा था 2013 के भी इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब की वो वाहिद जमात थी जिसको एक इवन प्लेइंग फील्ड दी गई, और ये कहते थे वहाँ खड़े होके कि जी तालिबान आप और हम तो एक ही हैं, और कोई और जमात बशमूल PMLN कैंपेनिंग नहीं कर पा रही थी, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन इमरान खान के जलसों के ऊपर कुछ भी नहीं होता था, कोई फायरिंग नहीं होती थी, कोई ख़तरा नहीं होता था। सो ये एक इनका एक डेफिनेटली एक बेंट है, और उनकी पूरी जमात में बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों का बेंट है, दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स तालिबान। और आपने इमरान खान साहब के अभी कुछ दिनों पहले कुछ और भी रिमार्क्स सुने थे ख़वातीन के लिबास और मलबूसात के हवाले से। सो ये एक माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन वीज़ावी अफगानिस्तान की सिचुएशन। आप मेरे साथ ही रहिएगा। अली नवाज ईवान साहब, आप भी देख रहे हैं इसको कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सिविल वॉर हो तो महाजरीन का इन्फ्लक्स पाकिस्तान में आएगा, उनके लिंक्स पाकिस्तान में लोगों से हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान पर अटैक करें, वो भी, तालिबान का राइज भी, स्टिल टू सी क्या होता है पाकिस्तान के साथ। नहीं कामरान भाई आपने तो, आप अगर देख लें ना 18th सेंचुरी से देख लें, अगर आप देखें थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है नो एब्सोल्युटली नॉट, उसके पीछे बैकग्राउंड है ना हमारा। हम 9/11 के बाद से कंटिन्यूसली एक बात करते रहे, और जैसे आपने भी बोली 18th सेंचुरी के बाद 3 दफा गोरे ने कोशिश की, तीनों दफा नाकाम हुआ। रशियन इन्वेजन हुई, 9 साल बाद वो भाग गया। 19 साल 9/11 के बाद अमेरिका ने कोशिश की। सर मैं कह रहा हूं अब तो अमेरिका ने भी हार मान ली, इमरान खान साहब वाली बात सही साबित हो गई। व्हाट्स नेक्स्ट? अगर वहां पे chaos होता है तो अफगानिस्तान में खान साहब ने एक बात की, वी डोंट नीड स्ट्रेटेजिक डेप्थ, व्हाट वी वांट, हमने एज अ इस्लामिक मुल्क, एज अ नेबरिंग कंट्री, हमने उसके साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं, जैसे हम बाकी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात रखते हैं। हम ट्रेड में उनके साथ आगे जाएंगे, हम कल्चरल इश्यूज के साथ उनके साथ जाएंगे, हमारा वो नेबरिंग मुल्क है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। बट अगर आप ये कहें कि हमने अपनी तैयारी पूरी करके रखी हुई है, 2600 किलोमीटर पे फेंस किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल इस दफा वो फॉल बैक पाकिस्तान के ऊपर आएगा। क्योंकि जब रशियन इन्वेजन आप करते हैं और अपना कंधा पेश करते हैं और आप कहते हैं मुजाहिदीन है, आप जहाद कर रहे हैं, वहां जाके लड़ रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं नहीं, अब उनके खिलाफ दूसरी तरफ जो दूसरी अमेरिकन इन्वेजन होती है तो वो कहते हैं वो दूसरी तरफ आप लड़ने शुरू कर दें, और वही लोग जो मुजाहिदीन होते हैं वो तालिबान बनते हैं। मैं भी कहता हूं ये अल्लाह करे ये ना है, अली नवाज ईवान साहब, बिल्कुल। और ये आप सही कह रहे हैं, 90% एरिया फेंस हो चुका हुआ है, लेकिन अगेन 10% भी है। और दूसरी बात ये कि मैं एक ब्रेक लेने के बाद, आप अली नवाज ईवान भाई जाइएगा ना कहीं, आपको आपके लीडर से मिलवाने लगा हूं, वो दिलीप कुमार साहब के मतलब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब आज उनकी डेथ हो गई है और उनके साथ मुलाकात का भी अहवाल सुनाऊंगा आपको एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आज से 8 साल पहले दिलीप कुमार साहब से मेरी मुलाकात हुई और 2.5 घंटे की मुलाकात थी ये। मेरे वालिद के रेफरेंस से, पाकिस्तान के रेफरेंस से उन्होंने मुझसे बहुत मोहब्बत की। कभी डिटेल कभी आपको किसी और वक्त सुनाऊंगा, लेकिन 2.5 घंटे उन्होंने मेरा यह हाथ पकड़े रखा और छोड़ा नहीं। और मैं वहाँ गया क्यों था उसकी वजह आपको अभी दिखा देते हैं। दुनिया न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था कि हिंदुस्तान का लेजेंडरी एक्टर कौन है, और वो परवाना निकला था दिलीप कुमार साहब के नाम पे। उसका रिजल्ट और उसकी शील्ड में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से लेकर उनके पास गया था। इमरान खान साहब जो उस अपोजिशन में थे, उन्होंने किस तरह खारिज पेश किया दिलीप कुमार साहब को, वो भी देख लीजिए। मेरी तरफ से इजाज़त, एक बहुत बड़े लेजेंड का इंतकाल हुआ।